हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है तैयारी, बताइएगा ज़रूर। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेशन 4 है। तो आज हम फिर बेहतरीन कुछ 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में और आपका एक क्विक रिवीजन होगा सारे क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको उससे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन। प्रैक्टिस सेशन 4 है। इससे पहले 3 सेशन और आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट एसएसटी प्रीवियस ईयर के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 3 और वीडियो देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA के बारे में है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी यहाँ पे 4 बातें बताई गई हैं, चारों में से आपको वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो सत्य नहीं है, नॉट ट्रू है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है HSRA के बारे में कि इट वॉज फाउंडेड इन 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, है ना। दूसरा है यानी इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है कि उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ईयर आपको याद रखना है। और फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है, ये बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इट वॉज फाउंडेड इन 1928 एट अमृतसर इन पंजाब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जगह की बात हुई है, 1928 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे अमृतसर पंजाब की बात की गई है, यहाँ पे दिल्ली फिरोज शाह कोटला की बात की। तो आपको यहाँ पे ये करना होगा कि या तो ये इन्हीं दोनों में से कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, क्योंकि एक चीज का जो एक चीज की स्थापना 2 जगह कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ही रॉन्ग आंसर मिल गया कि अमृतसर में नहीं हुई थी। जो HSRA है, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, की स्थापना दिल्ली में हुई थी फिरोज शाह कोटला में 1928 में। डेट याद रखिएगा। तो आपको नॉट ट्रू पूछ रहा था तो हमें नॉट ट्रू तो मिल गया। फिर भी हम और भी 2 ऑप्शन देखेंगे। तो मेंबर ऑफ द HSRA assassinated Saunders, a police officer. Bhagat Singh and his commander founded this organization. ठीक है, तो जो HSRA है उनके सदस्यों ने किसको मारा था? पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। ये भी बात सही है और ये हमारा गलत है, ये भी बात सही है। और भगत सिंह और उनके साथियों ने इस संगठन की स्थापना की थी, तो ये भी बात सही है। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? देखो, मारना था किसको? मारना था, तो ये इसके पीछे स्टोरी है कि क्या हुआ था, क्यों मारा था सॉन्डर्स को। तो हुआ तो क्या था कि जो साइमन कमीशन वापस जाने के लिए विरोध चल रहा था हमारे देश में, और उस विरोध का उस धरना को लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, है ना। तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था। किसने कराया था? जेम्स एस स्टार्क ने कराया था, है ना। तो उसने लाठीचार्ज कराया था जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने क्या किया था? एक प्लान किया था, एक योजना बनाई थी कि हमें किसी भी हालत में जेम्स एस स्टॉक को मारना है। लेकिन गलती से गोली सॉन्डर्स को लग जाती है और सॉन्डर्स की इसमें हत्या हो जाती है। ठीक है, तो ये बात सही है कि HSRA के सदस्यों ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मारा था, है ना। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस संगठन की स्थापना की थी। ये भी बात तीनों सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन फिर से आ सकता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। ठीक है, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRS के नाम से हम जाते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य समान विचारधारा वाले क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। यानी अगर आपसे पूछे कि
आरए के स्थापना में किनका किनका इंपॉर्टेंट हाथ था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एक चंद्रशेखर आजाद, दूसरा भगत सिंह और उनके साथियों ने, है ना, तो मिलके इस संस्था की स्थापना की थी। किस लिए? आजादी पाने के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial rule. It was founded in 1928 by the Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and other minded रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो समझ में आया कि इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और उनके साथियों ने। ठीक है, 1928 में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। गेहूं और जौ जैसे फसलें उगाने के सबसे पुराने साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए हैं? यानी कहाँ पर आपको ये प्रमाण मिलता है कि गेहूं और बार्ले बहुत सबसे पहले उगाए गए थे? तो आपको याद रखना है सुलेमान एंड कृथार हिल्स है, सुलेमान और कृथार की पहाड़ियाँ जो प्रेजेंट डे अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। वहाँ पे सबसे पहले हमें व्हीट और बार्ले के अवशेष मिले हैं, यानी कि हमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान, जिससे हमें पता चलता है कि सुलेमान और कृथार हिल के पास जो लोग रहते थे वो व्हीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ की खेती करते थे। कब की बात है? 8000 साल पहले की ये बात है। वर्तमान पाकिस्तान में सुलेमान और कृथार पहाड़ियों के पास गेहूं और जौ जैसे फसलें पहली बार 8000 साल पहले उगाई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये मैंने पढ़ाया है, वहीं से मैंने ये स्टेटमेंट लिया है। लोगों ने भेड़, बगड़िया और मवेशी जैसे जानवर भी पालना शुरू कर दिए थे यहाँ पे। तो सुलेमान एंड कृथार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अगर आपको मैप में देखना है तो ये आपको जो दिख रही है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, आपको सुलेमान एंड कृथार की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे व्हीट और बार्ले के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, 8000 साल पहले आप टाइमलाइन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। सबसे पहले हम अभिकथन देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान, है ना, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तथ्यों को एक भव्य सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण में एक साथ मिलाया गया था। और दूसरा कारण क्या बोल रहा है कि उनके शासनकाल में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में भारी मात्रा में निर्माण गतिविधियां देखी गई। ठीक है, तो ये बात सही है कि शाहजहां ने बहुत ज़्यादा निर्माण कराया। जैसे आपके पास है ताजमहल हो गया, है ना, लाल किला हो गया, वो दिल्ली और आगरा में बहुत सारे निर्माण काल कराए और इसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इनके जो बेटे थे औरंगजेब ने इन्हें जेल में भी बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। तो ये बात, पहला बात तो सही है। असर्शन क्या बोल रहा है हमारा? असर्शन बोल रहा है कि it was during the Shahjahan reign that the different element of Mughal architecture was fused together in a grand हारमोनियस सिस्टम, यानी अलग अलग तरह के आर्किटेक्ट देखने को मिले शाहजहां के टाइम में। और दूसरा है ही अगेन विटनेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। तो ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है ना, दोनों बातें आपकी यहाँ पे सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यानी आपका असर्शन भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे कि दोनों बातें सही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है ना, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है Tribes has rich and unique culture tradition including their own language and music etc। यानी ट्राइब्स यानी जनजाति की बात हो रही है। जनजातियों की अपनी भाषा होती है और संगीत होती है आदि सहित समृद्ध और विशिष्ट संस्कृतियां पारंपरिक होती है। यानी आदिवासी लोग जो होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है, ठीक है, अपनी संगीत होती है, और ये इनकी ये सब चीज़ें इनको क्या बनाती है? समृद्ध और विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखने में योगदान देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
दूसरा है लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डेड एज वेल्थ ऑफ द इंटायर ट्राइब्स एंड एवरीवन शेयर एंड यूज देयर टुगेदर। बिल्कुल सही बात है। जब मैं आपको ट्राइब्स वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो ट्राइब्स होते थे, जो जनजाति होते थे, वो किनशिप पर क्या करते थे, विश्वास रखते थे। किनशिप का मतलब क्या है कि वो भाईचारे में विश्वास रखते थे। उनका वो क्या करते थे, ये जो जंगल की जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, ग्रास लैंड है, ये जो है भूमि हो गया, जंगल हो गया, घास के मैदान, पानी को पूरी जनजाति की संपत्ति माना जाता था। यानी किनशिप पर विश्वास करते थे, भाईचारे पे विश्वास करते थे। उनका इंडिविजुअल कुछ भी नहीं था, हर चीज सबके साथ वो शेयर करते थे और सब हर चीज सबका होता था। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष व्यक्ति का होता था। तो ये भी बात सही है। वो हर कोई इसे साझा करता था और उनका उपयोग करता था। यानी अगर लैंड है तो उसको उस पर सबका अधिकार होता था, पानी है तो उस पर सबका अधिकार होता था। तो ये दोनों बातें सही हैं। तो दोनों असर्शन एंड रीजन सही है, यानी दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है अभिकथन और कारण वाला दोनों सही है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, व्याख्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे कि स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, यानी आर ए को एक्सप्लेन नहीं यहां पे कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे है पेरिया पूर्णम, एक तमिल वर्क है, इन्फॉर्म अस अबाउट। यानी पेरिया पूर्णम जो है एक तमिल वर्क है जिसको हम तमिल कृति के नाम से जान रहे हैं। वो किसके ऊपर था, किस सब्जेक्ट के ऊपर था, किस विषय के ऊपर था? तो क्या वो विद्वान और कवि के ऊपर था, या साधारण पुरुष और महिला के ऊपर था, सैनिक और सैन्य जनरल के ऊपर था, या राजा या रानी के ऊपर था? तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो ये पेरिया पुराणम जो है, पेरिया पुराणम जो है, ये तमिल कृति है ना, तमिल वर्क है। वो किसके ऊपर था? साधारण पुरुष और महिला के ऊपर था, ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन पर ये लिखी गई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक स्त्री पुरुष तुलना was written by which of the following reformer? यानी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे एक रिफॉर्मर थी, सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने क्या लिखा था? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था कि जो समाज में डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के बीच, है ना, कि मेल ये काम कर सकता है, फीमेल ये नहीं काम कर सकती। एक सामाजिक जो ये है, आप क्या बोल सकते हो कि एक समाज ने बना के रखा है, रूढ़िवादी जो स्टीरियोटाइप टाइप का बना के रखा है कि नहीं, औरत ये काम करेगी, पुरुष ये करेगा, पुरुष ये नहीं कर सकता, औरत नहीं। तो इस पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो चाइल्ड मैरिज यहाँ से देखते हैं। बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु क्या स्वीकृत की गई थी? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे एक आया था बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था कि एक एज फिक्स किया गया था कि जो पुरुष होगा यानी जो मेल होगा उसको किस उम्र में शादी करनी है और फीमेल को किस उम्र में शादी करनी है, ये एक कानून बनाया गया था। तो आपको यहाँ बताना है कि मेल की आयु क्या थी और फीमेल की आयु क्या थी। ठीक है, The Child Marriage Restraint Act was passed in 1929. According to this act, what was the respective minimum age approved for marriage for the men and women? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन पहले दिया है और वीमेन बाद में दिया है, यानी पुरुष पहले है महिला पहले। तो देखिए, पुरुष की एज 18 साल बताई गई थी और महिला की एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और पुरुष की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये इस अधिनियम में बताया गया था जो कि 1929 में आया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है आपको, असर्शन एंड रीजन वाला फिर से क्वेश्चन है। द महलवारी सेटलमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉट मैकेंजी। यानी अभिकथन क्या बोल रहा है कि राजस्व
संग्रह के लिए महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरुआत किया गया था। बिल्कुल सही है, महलवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ये बात सही है। और कहाँ की थी वो आपको हम बताएंगे, है ना। जो आपका पंजाब प्रांत वाला जो एरिया है, पंजाब और उसके आसपास वाला, वहाँ पे महलवाड़ी जो सेटलमेंट है, महलवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना की थी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है ना। अब रीजन क्या बोल रहे थे? चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन जमींदार। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि राजस्व एकत्र करने और उससे कंपनी को देने का प्रभार जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। अब देखिए, इससे पहले क्या आया था? परमानेंट सेटलमेंट आया था, है ना। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था और वो जाके कंपनी को दिया करता था, ठीक है ना। किससे? पीजेंट से, किसानों से जमींदार लेता था और उसके बाद कंपनी को दे दिया जाता था। लेकिन आपको महलवारी में देखने को क्या मिला कि महलवारी में क्या होता था कि हेडमैन जो मुखिया होता है ना, जैसे विलेज है ना, विलेज का जो मुखिया होता है तो वो क्या करता था? किसानों से मुखिया लेता था और मुखिया जो हेडमैन होता था वो जाके कंपनी को क्या देता था? टैक्स देता था। जो भी राजस्व है, जो भी रेवेन्यू है, उसको ले जाके देता था। तो यहाँ पे जमींदारों को यहाँ से बीच से हटा दिया गया था। यहाँ पे कौन आ गया था? विलेज हेडमैन आ गया था। तो ये बात भी सही है कि यहाँ पे राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को देने का प्रभार जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। यानी गांव का मुखिया किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और जाके कंपनी को दे देता था। यहाँ पे जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट में आपको जमींदार थे, लेकिन यहाँ पे जमींदारों को हटा दिया गया था। और महलवारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन नहीं दिख रहा है। रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि क्यों किया था हॉल्ट मैकेंजी ने या किस लिए किया था। ये क्या है? दोनों स्टेटमेंट महलवारी से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दोनों का ये कारण नहीं है, ये जो आपका रीजन है इसका कारण नहीं है ना। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये कहाँ कह रहा है कि महलवारी सेटलमेंट में क्या मतलब? ये वाला पहला लाइन है, इसमें इसकी व्याख्या हो रही है क्या? नहीं। ये दोनों बातें जो है महलवारी से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली राइट है, स्वतंत्र रूप से सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि महलवारी क्या था, रैयतवाड़ी क्या था और परमानेंट सेटलमेंट क्या था। सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कॉर्नवेल्स ने 1793 में की थी। यानी सबसे पहले क्या आया था? जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से हम जानते थे। यानी अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 में ईस्वी में सबसे पहले आया था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इसमें जमींदारी व्यवस्था आई थी। यहाँ पे जमींदारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने की थी, है ना। लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने 1793 में जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, की शुरुआत की थी। कहाँ की थी? अब कौन से रिविजन में की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम के जरिए कहाँ कहाँ? तो बंगाल वाला, जो आपको रेड कलर से यहाँ पे इस मैप में दिख रहा है, बंगाल वाला, बिहार वाला, उड़ीसा वाला जो एरिया है, और यहाँ पर बिहार से सटा बनारस वाला एरिया है, यहाँ पर आपका परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला, जिसको अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पे जमींदारों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आपको इधर ये वाला जो एरिया है, आपको यहाँ पे जो येलो कलर से दिख रहा है, यहाँ पे महलवारी आया, जिसकी शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। और यहाँ पर जमींदार को हटा के क्या किया गया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई थी? जो हेडमैन होता था गांव का। हेडमैन का मतलब क्या है? जो गांव का मुखिया होता था, वो क्या करता था? किसानों से टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को दे दिया करता था। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आया महाराष्ट्र और साउथ वाले पार्ट में रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी और जो पीजेंट होते थे, जो किसान होते थे, उसके बीच अब कोई नहीं था, है ना। डायरेक्ट कंपनी किसानों से टैक्स वसूलती थी, ठीक है। तो वो चीज़ हम अभी आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं कि क्या आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत, अब महलवारी की व्यवस्था की शुरुआत 1822 में थी। तो आपको ये तीनों डेट याद रखना है कि
1793 में क्या आया था? परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद महलवारी कब आया था? 1822 में, ठीक है। और रेतवाड़ी अगर कहा जाए तो रेतवाड़ी आया था 1820 में। रेतवाड़ी साउथ में आया था। अब यहाँ पे हमने देखा ना कि महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। बाद में विलियम वेंटिंग 1833 के कार्यकाल में इस व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। लेकिन अगर शुरुआत किया गया मतलब पूछा जाए किसने शुरुआत की थी, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। लेकिन अच्छी पूरी तरीके से शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। उसके बाद 1833 में, उसके बाद रेतवाड़ी के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा, है ना, थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की थी। यह दक्षिण भारत में प्राथमिक रूप से राजस्व है। और यहाँ पे क्या गया था कि जो बीच वाला था ना, जैसे मिडिल मैन को हटा दिया गया था। किसान थे और कंपनी थी, और कंपनी डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेती थी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। वेद समाज वॉज एस्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864, यानी वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। 1800 इसको क्या बोलेंगे, 1864 में हुई थी, ठीक है। और यह आर्य समाज से प्रेरित था। तो ये आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइएगा कि वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी मद्रास में, लेकिन ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ना कि आर्य समाज से। तो ये वाला बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following idea was questioned by people from the 7th century onward? यानी निम्नलिखित में से किस विचार पर 7वीं शताब्दी के बाद लोगों ने सवाल उठाए, प्रश्न उठाए, यानी क्या ऐसा हो रहा था जिसपे लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया? तो सबसे पहला है कि जन्म के समय सभी पुरुष समान होते हैं, ये था, ये वाली बात पर प्रश्न उठा। व्यक्तिगत प्रयास से पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ा जा सकता है, ये था। यह सामाजिक विशेषाधिकार व्यक्ति के जन्म का परिणाम होता है, या केवल मनुष्य ही जन्मों के अनगिनत चक्रों से गुजरता है। देखिए ये सब कुछ भी नहीं था। 7th सेंचुरी की बात है। यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे सोशल प्रिविलेज आर द रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ। जो भी आपको सोसाइटी में जो भी आपको नाम मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है ना, वो आपके बर्थ से है, वो आपके पुनर्जन्म से आपको मिल रहा है। आपने पुनर्जन्म में कुछ अच्छा काम किया है इसलिए मिल रहा है, इसीलिए आपका एक अच्छे परिवार में जन्म हो रहा है। जब आप अमीर परिवार में, आप रईस परिवार में आपका जन्म हो रहा है तो आपको वो हर सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी लोअर कास्ट में हो रहा है, किसी गरीब परिवार में जन्म हो रहा है, तो आपको वो सोशल प्रिविलेज, जो सामाजिक विशेषाधिकार है, वो नहीं मिलेगा। इसी पर क्वेश्चन उठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया। दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है। नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कभी भी नहीं रहे थे प्रेसिडेंट। ये तो यहाँ तक तो बात सही है कि दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल INC के एक ग्रेट लीडर तो थे वो, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी प्रेसिडेंट नहीं रहे। ये बात गलत है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ऐसा गलत है। कभी भी नहीं रहे, वो 3 बार रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कभी नहीं रहे, वो 3 बार रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, असर्शन। यानी जहां जहां ए ट्रू दिया है वो आप रॉन्ग कर दो, ठीक है। ये भी ट्रू है, ए यहाँ पे फॉल्स हो गया आपको यही आंसर मिल गया कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए को भी ट्रू, यहाँ सब जगह ए को ट्रू बोल रहा है। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा बिना रीजन पढ़े हुए। फिर भी आप रीजन पढ़ना। ही वॉज ए बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड सेटल्ड इन लंडन
एंड फॉर सम टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वह लंदन में बसे एक व्यापारी और प्रचारक थे और कुछ समय तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। बिल्कुल सही है। तो ये बात सही है कि वो लंदन में बसे थे, है ना, और एक वो बिजनेसमैन थे और कुछ समय तक लंदन के ब्रिटेन के संसद में सदस्य भी रहे। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन ऐसे नेता लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से के जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य भी थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आप पढ़ के जा सकते हैं। क्या है दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आपका फिर से बन गया कि दादा भाई नौरोजी को का निक नेम क्या था, किस नाम से हम उन्हें जानते हैं, तो हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ थ्राइस। देखिए वहां पे क्या लिखा था, कभी नहीं बने, देखो 3 बार बने हैं, 1886, 1893 और 1906 में, यानी 1906 में 3 बार बने हैं। ठीक है, तो आप दादा भाई नौरोजी के बारे में ये सब भी है। अब आपका काम क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि 1886 में कहाँ पर बने थे। तीनों अलग अलग जगह पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, तो आप तीनों का जो प्लेस है कहाँ कहाँ हुआ था उसको मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से assertion एंड रीजन आ गया। तो assertion क्या है हमारा, स्टीरियोटाइप प्रिविलेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट दे आर गुड एट, यानी रूढ़िवादिता लोगों को कुछ ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वो अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है कि रूढ़िवादिता के जैसे स्टीरियोटाइप है, बहुत सारे मेल जो होते हैं, मेल कुक होते हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन वो क्यों खाना नहीं बनाने से कतराते हैं, क्योंकि लोग उन्हें क्या बोलेगा कि अरे ये तो पुरुष है, आदमी है और खाना बना रहा है। क्योंकि ऐसा क्या माना जाता है, स्टीरियोटाइप क्या है कि खाना बनाने का काम कौन कर सकती हैं, सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। तो अगर वो खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो अच्छा बना सकता है लेकिन वो बना नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग उस पर हंसेंगे, ये रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप प्रिविलेंट है हमारे सोसाइटी में कि पुरुष जो है वो खाना नहीं बना सकते हैं। खाना बनाने का काम क्या है, महिलाएं, जबकि वो आप देखोगे भारत में ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। आप देखोगे कि जितने अच्छे अच्छे कुक हैं, चाहे आप संजीव कपूर की बात कर ले, है ना, चाहे आप विकास खन्ना की बात कर ले, बहुत सारे अच्छे कुक हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये रूढ़िवादिता है, तो वो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उसको करने से रोकते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये बात बिल्कुल सही है, रूढ़िवादिता हमें व्यक्तियों में अद्वितीय गुणों और कौशल को पहचानने और उन्हें एक पैटर्न में फिट करने से रोकती है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है ना, बहुत लोगों में यूनिक क्वालिटी होता है ना, तो स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम द रिकॉग्नाइजिंग यूनिक क्वालिटी एंड स्किल इन इंडिविजुअल एंड फिट देम इनटू वन पैटर्न। बिल्कुल सही है कि ये जो रूढ़िवादी लोग हैं ये क्या करते हैं कि हमारे में जो यूनिक क्वालिटी है उसको उभरने से रोक देते हैं और किसी एक पर्सन को एक फिक्स पैटर्न में क्या करते हैं, आपको फिट कर देते हैं कि तुम लड़की हो तो घर का काम करो, है ना, लड़की हो तो तुम क्या कर सकती हो, तुम ट्रेन नहीं चला सकती हो, ट्रेन चलाने का काम कौन करेगा, औरत। एक फिक्स पैटर्न में बांध देना, दोनों सही है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण है अभिकथन का। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जा सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाई डू इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव क्यों होता है। आपने देखा है ना कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो क्यों ऐसे हर साल 5 साल के बाद चुनाव होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बार चुनाव हो गया और 10-15 साल तक छोड़ दिया गया। तो आखिर रीजन क्या है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको 5 साल का मौका दिया जाता है, उसके बाद चुनाव होता है, तो आपको रीजन बताना है। ठीक है, सबसे पहला है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। अब 5 साल सरकार को दिया गया तो उसके बाद 5 साल के बाद जनता पूछेगी ना, जनता द्वारा निर्वाचित जो भी प्रधानमंत्री बैठा है वो इनडायरेक्ट वे में जनता द्वारा ही निर्वाचित है। तो आपको 5 साल का टाइम टेन्योर दिया गया कि आप 5 साल में कितना काम लोगों के लिए आपने क्या किया, देश के लिए क्या किया,
विदेशों के साथ आपका क्या रिलेशन रहा, तो 5 साल बाद अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे तो जनता अपने वोटों के द्वारा जवाब देगी, और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। तो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, यानी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्टियों द्वारा सम्मान, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए भी होता है कि जैसे पार्टियों ने क्या किया, टू इंश्योर इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द पार्टी जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है, क्या वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाई है, नहीं कर पाई है, इसके लिए भी होता है। तीसरा, टू इंश्योर पॉलिटिकल डिबेट्स एंड पब्लिक डायलॉग, राजनीतिक बहस और सार्वजनिक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है हर 5 साल पे। और चौथा है, इट इज ए कस्टमरी प्रैक्टिस, यह एक प्रथा है, ये कोई प्रथा नहीं है, है ना, ये चुनाव है देश का, ये प्रथा नहीं है। यहीं पे आपका गलत हो गया कि ये कस्टम है, ये कोई कस्टम नहीं है, ये इन सब चीजों के कारण होता है, ठीक है। ऊपर वाली जो तीनों बातें ये सही है कि इन सब कारण बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों कारण को हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये तीनों कारण हो सकता है, लेकिन ये जो कहना कि ये प्रथा है, ये कस्टम है, ये ट्रेडिशन है, ये चला आ रहा है, इसीलिए हम एक निश्चित अंतराल पर चुनाव करवाते हैं, ये गलत है। तो ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ए, बी एंड सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे ए, बी, सी होगा, ठीक है, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 2 फंडामेंटल राइट्स विच द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन इन्वोक to insist that they can be treated with dignity and as equal are। 2 मौलिक अधिकार जिसका हाशिए पर पड़े समूह आह्वान कर सकते हैं और उनके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 मौलिक अधिकार, जिससे क्या हो सकता है, जो आपकी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कि हाशिए पर पड़े समूह आह्वान कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि जो मार्जिनल ग्रुप है, जो माइनॉरिटी लोग हैं, जिनको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कौन से 2 मौलिक अधिकार के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, एक इक्वलिटी दे सकते हैं, उनको सम्मान कह सकते हैं, समान रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आपको सिंपली ये देखना है, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राइट टू इक्वलिटी एक मौलिक अधिकार है, जिसके द्वारा हर पर्सन, हर व्यक्ति, है ना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना, उनको इक्वल हक होना चाहिए। हर व्यक्ति समाज में इक्वल है, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। तो ये फंडामेंटल राइट इसको इंक्लूड करता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी हर किसी व्यक्ति को एजुकेशन लेने का, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होना चाहिए, उसको अपने कल्चर को फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए, तो ये भी होगा। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन में देखना कि यहाँ पे किसी 2 को ही हमें करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आपके मौलिक अधिकार है, लेकिन आपको किसी 2 ऐसे अधिकार को बताना था जिससे हर जो भी माइनॉरिटी है ना, जो भी ट्राइब है, जो भी SC ST है, दलित है, उनको इक्वलिटी मिले, है ना, समानता मिले। तो समानता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार सबको मिलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के साथ हम जा सकते हैं। A and B आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाइएगा, क और ख, ठीक है। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 15, आप देखना। Identify the immediate measure which ensure women's safety and enable them to take up jobs, supports family income and in becoming self-reliant। यानी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला तत्काल उपाय की पहचान कीजिए। यानी आपको ऐसा उपाय आपको देखना है जो कि तत्काल रूप से आप उसको लागू कर सके। तत्काल यानी इमीडिएट मेजर पर आपको फोकस करना है, ठीक है। पहचान करें और उन्हें नौकरी करने, परिवार की आय में सहायता करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाते हैं। यानी आपको कुछ ऐसे उपाय बताने हैं जो कि आप तुरंत तत्काल उसको आप लागू कर सकते हैं, और जिससे महिला क्या बन सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है, नौकरी कर सकती है, परिवार के आय में सहायता दे सकती है। तो वो 3 मेजर को आप दे सकते हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर,
बिल्कुल सही है। चाइल्ड केयर सेंटर का अगर देखिए महिला है तो उनको घर परिवार बच्चे भी देखने होते हैं। तो अगर आप जहाँ जिस भी वर्क प्लेस पे जहाँ भी नौकरी कर रही है महिला, अगर वहाँ पे आप चाइल्ड केयर सेंटर बना देंगे तो वो अपने बच्चे को ले जाके वहाँ पे रख सकती है और निश्चित होके बहुत ही आराम से आत्मनिर्भरता से अपने काम को वहाँ पे जॉब कर सकती है और साथ में उसके बच्चे को भी देखने वाला कोई रहेगा। तो चाइल्ड केयर सेंटर आप बना सकते हैं ताकि महिला क्या बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके, सेल्फ रिलायंट हो सके। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। तो ये देखिए इसमें ना बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि देखिए कोई भी आपको नीति या कोई कुछ भी लागू करने से पहले बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है ना। पहले राज्यसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित होगा, फिर लोअर हाउस अपर हाउस जाना पड़ेगा, फिर उस पर राष्ट्रपति का साइन लगेगा, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो ये इमीडिएट मेजर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी व्यवसाय सुरक्षा का प्रावधान, बिल्कुल सही है। वहां पे फीमेल को आजकल आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा मतलब गलत काम होने लगा है कि औरत जो वर्क प्लेस पे जो भी फीमेल हैं, जो फीमेल एम्प्लॉय हैं, वो सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत लोग काम करने से डर रहे हैं ना, और बहुत ही डरे हुए सहमे हुए से लोग हैं। तो आपको ऐसा व्यवस्था करना है जहाँ पे उनको सेफ्टी मिले, है ना। बहुत सारे कानून लाने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे एक पॉक्स नाम की कानून है वो आई हुई है, ठीक है ना। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फॉर द नाइट शिफ्ट, अब बहुत सारी लड़कियां जो है वो नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं, तो उनके लिए रात्रि पाली के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा होनी चाहिए कंपनी के साइड से या किसी भी जॉब के साइड से, ताकि वो ये काम कर सके। तो ये तीनों इमीडिएट मेजर हो सकते हैं, ACND, है ना। लेकिन ये पार्लियामेंट में सीट को आरक्षित करना तो उसके लिए टाइम लग सकता है, जल्दी नहीं होगा। तो ACND के साथ आप जाइएगा, ACND पहले ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। Indian judiciary uphold the rule of law without any fear or internal influence and maintain effective control over the action of the government because of भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय या बाहरी प्रभाव के कानून के शासक को कायम रखती है, कानून के शासक को कायम रखती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावित नियंत्रण बनाए रखती है। क्योंकि देखिए हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है। उसका काम क्या है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और सरकार क्या कानूनी रूप से काम कर रही है नहीं कर रही है, सरकार के कामों को भी नियंत्रण करना, है ना। सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का भी काम कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है ना। जैसे आप क्या समझते हो, न्यायपालिका सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च संस्था है। जैसे कि आप देखते हो कि राष्ट्रपति को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, है ना, मेन जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं। तो यहाँ पे है कि क्यों ऐसा काम कर पाती है, बहुत ही बिना किसी भय के, बिना किसी विरोध के क्यों काम कर पाती है, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, जिसके कारण ये निष्पक्ष रूप से काम करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, दिस मीन्स दैट, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संबंध में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है, यानी राज्य और धर्म के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी है, इसका मतलब क्या है, तो वो दूरी किस तरह की होनी चाहिए, सिंपली आपको इस ऑप्शन में यही बताना है। पहला है आपका कि क्या करेगा कि राज्य संविधान में, अब पहला ऑप्शन आप देखिएगा कि कोई भी दो होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे में दो दो दिया है, तो कोई भी दो रॉन्ग होगा और दो राइट होगा, ठीक है। तो राज्य संविधान में निर्धारित आदेशों के आधार पर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान यहाँ पे लिखिए, राज्य जो है, राज्य यहाँ पे क्या है, सरकार की बात हो रही है। तो राज्य संविधान में निर्धारित आदेशों के आधार पे, जो संविधान में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग धार्मिक मामला, जैसे मान लीजिए कि धार्मिक मामला जो है बहुत वायलेंट रूप ले रहा है, बहुत ये
हिंसक रूप ले रहा है तो वहां पे हस्तक्षेप करेगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। राज और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राज और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। देखिए, राज तो करेगा, ये गलत है। राज और धर्म एक दूसरे की सीमा, राज करेगा। मान लीजिए कि ऐसा कुछ संवेदनशील मामला हो गया तो राज चुपचाप थोड़ी ना देखेगा। मान लीजिए कि दो रिलीजन के बीच में दंगा हो गया तो राज को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है, करेगा, है ना। जैसे कुछ ऐसा हो गया जहां पे हमको अपनी सीमा से बाहर जाके कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये तो होगा। राज आवश्यकता पड़ने पे धार्मिक मामलों को विनियमित कर सकता है। स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर व्हेन नीडेड अराइज, जब जरूरत पड़ेगा तो कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए एंड डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं कर सकता, कुछ ऐसा मामला आ गया तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लेजिस्लेटिव माइनॉरिटी एज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्फर्ड दैट, यानी भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। कथन का तात्पर्य क्या है? देखिए, क्या हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है। तो उस फंडामेंटल राइट्स में क्या किसकी बात की गई है? जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। किसमें? हमारे मौलिक अधिकारों में। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो पहला है कि यह अल्पसंख्यकों यानी जो माइनॉरिटी है उनको बहुसंख्यकों द्वारा संभावित संस्कृति वर्चस्व से बचाती है। बिल्कुल सही, यानी उनकी जो कल्चर है, उनका जो ये है भाषा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं जिनका क्या है, बहुत बड़ा बहुसंख्यक लोग की संस्कृति है, तो इनकी संस्कृति को भी बचाना हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आता है। भले ही इनकी संस्कृति छोटी है लेकिन इनको भी संजो के रखना हमारे मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है यह अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी भेदभाव से बचाता है। बिल्कुल सही बात है। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द मेजॉरिटी, ये भी हमारा मौलिक अधिकार जो है, हमारा फंडामेंटल राइट्स का काम है, ठीक है। इट सेफगार्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की सेफगार्ड करता है, बिल्कुल सही है। इट गारंटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटी, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसर की गारंटी, यहाँ पे गारंटी नहीं ली जाती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, ये नहीं बात होती है। मौलिक अधिकार में आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या करेगा, जो माइनॉरिटी है ना, उनके कल्चर को बचाने का काम करेगा मेजॉरिटीज वाले लोगों की तुलना में। फिर उनको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, उनका जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा, जो उनका इंटरेस्ट है उनको उसकी रक्षा करेगा। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स करती है। तो ए, बी एंड सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे, ए, बी एंड सी आप करेक्ट। यहाँ पे ये नहीं गारंटी लेता है, जो फंडामेंटल राइट्स में कहाँ लिखा गया है कि हम आपके जो अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसरों की गारंटी की बात नहीं की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, Many workshop and factory located in industrial area employ casual worker because औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कार्यशालाएं और कारखाने आकस्मिक श्रमिकों को नियुक्त करती हैं, क्योंकि देखिए, एक अस्थायी श्रमिक होते हैं जो परमानेंटली काम करते हैं और एक टेम्पररी, आकस्मिक का मतलब होता है टेम्पररी, है ना। तो टेम्पररी मजदूरों को क्या करते हैं, कैजुअल वर्कर यहाँ बात की गई है, उसको क्यों नियुक्त किया जाता है उसका कारण बताएंगे, है ना। बहुत सारे कारखानों में जो कैजुअल वर्कर होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, क्यों उनको नियुक्त किया जाता है उसके पीछे रीजन है ना। तो वे अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें काम पर रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो क्या करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार, भाई हमें 2 वर्कर की आवश्यकता है तो कैजुअल वर्कर को ले आए, काम हो गया, फिर आप चले जाओ, भाई निकाल सकते हैं, ठीक है। वे वेतन और अन्य नौकरी लाभों पर बचत करते हैं और जो अस्थायी श्रमिकों को दिए जाते हैं। अब अस्थायी श्रमिक है तो उनका पीएफ भी कटता है। तो यहाँ पर जो आप कैजुअल वर्कर, टेम्पररी वर्कर लेकर आ रहे हैं तो उनका ना पीएफ कटेगा
और उनको जो अस्थाई जो होते हैं, जो परमानेंट श्रमिक होते हैं, उससे ये जो कैजुअल आ रहे हैं, जो आकस्मिक श्रमिक है, उनको कम पैसा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह वेतन और अन्य नौकरी लाभों का पर बचत करते हैं जो अस्थाई श्रमिकों को दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए कैजुअल वर्कर, जिसको आकस्मिक श्रमिक कहा जाता है, उसको ये रखा करते हैं कारखानों के मालिक। ठीक है। आकस्मिक श्रमिक ओवरनाइट वेतन की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करते हैं, बिल्कुल सही है। और आकस्मिक श्रमिक अस्थाई लोगों की तुलना में अधिक मेहनती होते हैं, ये गलत है ना, ये गलत है। ये भी सही है कि वो क्या है कि वो टेम्पररी आए हैं तो उनको क्या किया जाता है कि एक काम दे दिया जाता है कि ये काम करोगे तो इस काम के इतने पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि उस काम को करने में 24 घंटे लगातार उसको काम करना पड़े या ओवरनाइट काम करना पड़े। तो ये बात सही है कि आकस्मिक श्रमिक जो होते हैं ओवरनाइट वेतन की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि क्या है कि उनको एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे चौथा लाइन जो बोल रहा है कि कैजुअल वर्कर आर मोर हार्ड वर्किंग कंपेयर टू परमानेंट, यहाँ पे कहीं ये बात नहीं है कि जो अस्थाई मजदूर होते हैं वो कम मेहनत करते हैं, जो कैजुअल होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये गलत है। तो आपको क्या देखना था कि क्यों रखते हैं, तो ये तीनों रीज़न हो सकता है रखने के पीछे, A, B and C। A, B and C किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ये तीनों रीज़न हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड, एयर etc आर कॉल्ड एज। वे रोग जो पानी, भोजन, हवा आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे क्या होता है, पानी के माध्यम से, है ना, फूड के, एयर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाला जो रोग होता है ना, उसे हम संचारी रोग के नाम से जानते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कल फिर हम आएंगे कुछ नए 20 क्वेश्चन को लेके। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जो लोग अभी नहीं जानते इस चैनल के बारे में, चैनल नया है, आप सभी को पता है, तो वो भी जान सके, है ना। और आपको पढ़ाई करते रहना है, अच्छा स्कोर करना है ना, जितना मेरे से हुआ इस बार, क्योंकि चैनल नया था तो बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं कर पाई, लेकिन जो भी कर पाई बहुत ही सटीक तरीके से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।